हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर जो चल रहा था हम लोग का, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बीपीएससी द्वारा 39वीं में पूछा गया ना, उसको आज लोग क्या करें, हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता के नियम द्वारा मांग किस प्रकार समझाया जाता है और मांग के नियम की सीमाएँ क्या है, ये सब लिखना है। एक बात पहले आप लोग ध्यान दे दीजिए कि जो वीडियो मान लीजिए कि थोड़ा रुक के आता है, तो इसमें आप लोग को चिंता नहीं करने की बात है, क्योंकि जो आप लोग अभी 67वीं जो मेंस प्री है ना, इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए, क्योंकि जो ये निकल जाएगा आप लोग को, तो जो मेंस लिखने का चीज़ है वो क्या हो जाएगा, आप लोग को 2 बार मिलेगा। क्योंकि अभी एक बार लिख रहे हैं ऑडिटर वाला, ठीक है, और उसके बाद इसका लिखेंगे, फिर बीपीएससी जो है 67वीं, इसका भी आप लोग लिखेंगे। थोड़ा सा उस पर भी आप लोग ध्यान दिया कीजिए, इसीलिए वीडियो थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, तो कोई चिंता मत करिए। लेकिन प्री के बाद लगातार वीडियो आएगा, प्री हो जाने के बाद वीडियो लगातार आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन पढ़ें कि सम सीमांत उपयोगिता के नियम के द्वारा मांग किस प्रकार समझाया जाता है और मांग के नियम की सीमाएं क्या है। तो इसमें अगर आप लोग बारीक से पढ़ेंगे तो इसमें कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये लिखना पड़ेगा आपको। फिर इसके द्वारा मांग कैसे समझाया जाता है, इसको भी लिखना पड़ेगा। मांग के नियम की सीमाएं क्या है, इसको लिखना पड़ेगा। तब तो इसमें अगर कितना क्वेश्चन हो गया, 3। तीनों क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा आपको, क्रमबद्ध से लिखते जाना है। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। सम सीमांत उपयोगिता के नियम को गोसेन के द्वितीय नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ने सबसे पहले क्या किया था, दिया थे। इस नियम को सैमुअल्सन द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा उनकी कीमतों का अनुपात बराबर होता है। तो ये जो चीज़ थी, इसको हम लोग बता दिए थे पिछले क्लास में कि क्या होता है, जब क्वेश्चन हल कर रहे थे, तो क्योंकि उसमें भी सम सीमांत उपयोगिता के ही बारे में चल रहा था। तो ये कह रहा है कि इस नियम का मतलब ये होता है कि अधिकतम संतुष्टि कब प्राप्त करेगा, जब वस्तुओं के सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत क्या हो, आपस में अनुपात बराबर हो। यहाँ पर दिया गया है ना कि एमयू प्रथम वस्तु का, उसके बाद भागा में कीमत, उसके बाद दूसरी वस्तु का एमयू, उसके बाद भागा में कीमत, तीसरी वस्तु का एमयू, उसके बाद क्या होता है, कीमत। अगर दोनों सबको भाग देंगे तो क्या होना चाहिए, अनुपात बराबर आना चाहिए। तो क्या हो रहा है, तो उसको सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। तो ये चीज़ों को यहाँ पर समझाया गया है कि एमयू क्या है, सम सीमांत उपयोगिता है। पी क्या है, वस्तु की कीमत है। यदि कीमत समान हो, अगर मान लीजिए जो ये सब कीमत है, अगर ये सभी समान हो, अगर ये सब कीमत जो है समान हो, तो MU1, MU2, MU3 क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्योंकि ये मैथ का बेसिक फार्मूला है कि अगर नीचे वाला सब बराबर है तो ऊपर वाला भी सब क्या होंगे, बराबर ही होंगे। और उसके बाद अब कह रहा है कि मांग के नियम कैसे क्या होता है, क्योंकि सम सीमांत उपयोगिता तो हो गया। अब मांग के नियम उसमें क्या करना है, के द्वारा खींचना है। तो मांग का नियम भी तो पहले समझना पड़ेगा कि मांग के नियम क्या होता है। तो मांग के नियम क्या होता है, मांग का नियम यह बतलाता है कि जब किसी वस्तु का कीमत गिरता है तो उसकी मांग में क्या होता है, वृद्धि होती है। और जब उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में क्या होती है, कमी आती है। यानी कीमत पर ही कुल क्या चीज़ है, इसमें डिपेंड करता है। अगर कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या होगी, कीमत अगर बढ़ेगा तो मांग क्या करेगी, घटेगी। अगर कीमत कम होगा तो मांग क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि कीमत और मांग में उल्टा संबंध चल रहा है। यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ, बताया गया है मैथ के रूप में। दोनों में क्या है, उल्टा परिवर्तन चल रहा है। अब इसका एक फार्मूला, ये क्या करना, अपना चित्र बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ बना दीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ग्राफ का बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, महत्व होता है। तो महत्व इसमें ग्राफ में ज़्यादा कुछ करना नहीं, एक तरफ मात्रा कर लीजिएगा, एक तरफ कीमत, इधर x इधर y, यहाँ पर 0। उसके बाद आप तुरंत अपना से कुछ भी मानकर क्या करेंगे, आप लोग मांग के लिए मांग वक्र का एक डायग्राम खींच लीजिएगा पेपर में। अब सम सीमांत उपयोगिता के द्वारा मांग वक्र ज्ञात करना, क्वेश्चन जो मेन पूछ रहा था यहीं से पूछ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए कि सम सीमांत उपयोगिता क्या होता है, फिर मांग क्या होता है। उसके बाद अब जो क्वेश्चन मेन था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा हल कर रहे हैं कि सम सीमांत उपयोगिता के द्वारा मांग वक्र कैसे खींचा जाएगा, यहाँ पर है। इसको चलिए खींचते हैं हम लोग अपना। तो सम सीमांत उपयोगिता के नियम के से मांग वक्र खींचा जा सकता है। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, माना कि एक उपभोक्ता A और B 2 वस्तुएं खरीदता है जिसकी सीमांत उपयोगिता
MUA तथा MUB दिया हुआ है। दोनों की कीमत क्रमशः PA और PB दिया हुआ है। तो उपभोक्ता संतुलन होगा कब? यहाँ पर संतुलन होगा। ये जो चीज़ लिखा गया कहाँ से लिखा गया है कि जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है उसी को लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर सम सीमांत उपयोगिता, यहाँ पर कीमत, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता, यहाँ पर कीमत, यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद इसी को यहाँ पर अगर क्या करेंगे, बेसिक फार्मूला है मैथ का कि अगर जो नीचे दोनों अगर भागा में है ना तो उसको ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर पढ़े होंगे आप लोग रेशियो एवं प्रोपोर्शनल, तो ये चीज़ें बताई जाती है कि जो ऊपर में है ना तो उसको ऊपर को दोनों को भागा में कर सकते हैं, जो नीचे वाला भागा में है ना उस दोनों को दोनों में क्या कर सकते हैं, भागा में कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर A है बटा में B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A बटा में C बराबर B बटा में D हम लिख सकते हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का बेसिक फार्मूला है, इस जो कि आप लोग पढ़े होंगे। अब इसका जो लिखे हुए हैं उसका व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या करने का पहले ये समझिए कि क्या कह रहा है। माना उपभोक्ता के पास 5 रुपया है जो कि वस्तु A और B पर खर्च करता है। दोनों की कीमत 1 रुपया क्या है, किलो है। दोनों वस्तु की सीमांत उपयोगिता नीचे की तालिका में दिया गया है। यहाँ पर एक मात्रा की केजी दिया है कि 1 2 3 4, उसके बाद इसका सीमांत उपयोगिता यहाँ पर दिया गया है, B का सीमांत उपयोगिता यहाँ पर दिया गया है। अब इस दोनों को देखकर क्या करना पड़ा, देखिए लिखा गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि 5 रुपये के आय में उपभोक्ता 3 kg A, ये आय है, 3 kg A और 2 kg वस्तु B खरीदेगा, जिससे कि उपभोक्ता की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता 8 क्या हो गई, प्राप्त होगी। क्योंकि हम अभी तुरंत पढ़े थे कि सम सीमांत उपयोगिता में क्या होना चाहिए, दोनों वस्तु से जो मिलने वाली सम सीमांत उपयोगिता है क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों वस्तु से जो मिल रहा है उपयोगिता क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तब हम मानेंगे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर भी 8 प्राप्त होगा, यहाँ पर भी क्या हुआ, 8 प्राप्त हो रहा है उपभोक्ता को, तो संतुलन बनेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे कि A का सीमांत उपयोगिता बटा में कीमत, B का सीमांत उपयोगिता बटा में कीमत, तो 8 यहाँ पर लिखे सम सीमांत उपयोगिता, उसके बाद नीचे लिखें 1, फिर 8 यहाँ पर लिखे 1 नीचे लिखें, उसके बाद निकालें तो कितना है 8, मतलब क्या है, सीमांत उपयोगिता आ गया बराबर। तो अब इसी को अब आगे कहते हैं। मान लीजिए कि वस्तु A की कीमत बढ़कर 2 रुपये किलो हो गई, जबकि शेष सभी पहले के समान है। शेष सभी में क्या है, B की कीमत भी हुआ और क्या हुआ, उसका आय भी 5 रुपया है। अब B का कीमत 1 रुपया है, जो कि पहले भी 1 रुपया था, लेकिन जो A हुआ उसका कीमत बढ़कर 2 रुपया हो गया है। अब उपभोक्ता अपनी मांग को इस प्रकार समन्वित करेगा कि प्रत्येक वस्तु की प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता का हो, बराबर हो, क्योंकि सम सीमांत उपयोगिता कहता भी है कि क्या होना चाहिए, सम सीमांत उपयोगिता कहता ही है कि प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर पहले उसका क्या करेंगे, सम सीमांत यहाँ पर उपयोगिता लिखेंगे वस्तु का, और उसके बाद नीचे कीमत, फिर यहाँ पर उपयोगिता नीचे कीमत। तो इसमें हम देखेंगे अब डायग्राम में कि किसको रखने पर बराबर आए। यहाँ पर 12 है तो 12 को लिखेंगे पहले, फिर 2 रुपये किलो है, ये क्या हो गया 2 रुपये किलो, यह इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6, यानी कि इधर भी 6 ही आना चाहिए, लेकिन भाग किससे देना है, 1 से, क्योंकि 1 रुपये किलो है, मतलब कि इस प्लाटी में कितना चाहिए, 6 ही आना चाहिए। तो इसमें हम लोग ये हो जाएगा, देखिए 12 ऊपर लिखे थे, नीचे 2 रुपये लिखे थे, तब ना 12 दूनी 6 6 आया, तो ऊपर इसका 6 लिखे हैं, उसके बाद 1 लिखे हैं, तो मैंने ये जो आया है 6 और 6, तो दोनों क्या हुआ, सम सीमांत उपयोगिता यहाँ पर भी क्या हुआ, लागू हो गया। तो अतः उपभोक्ता 2 रुपये किलो होने पर 1 kg A तथा 1 kg 1 रुपये प्रति किलो पर 3 kg B वस्तु क्या करेगा, खरीदेगा, जिसे दोनों वस्तु से प्राप्त प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता बराबर होगी। वस्तु A के कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है, तो नीचे की तालिका दी गई है। देखिए अब वस्तु की A में अगर कोई परिवर्तन था तो मांग में भी परिवर्तन हो रहा था। कैसे, मान लीजिए कि वस्तु A की कीमत अगर 1 रुपया है तो 3 किलो ले रहा था, अगर 2 रुपये किलो हो गया तो 1 किलो ले रहा है। तो अब ये यहाँ पर अगर हम मांग और कीमत में परिवर्तन हो रहा है, अगर मांग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसकी कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो मांग में भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मांग के नियम कहते हैं। अब इसी हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पर ये रेखा चित्र खींचा गया है। देख लीजिए यहाँ पर कि अगर 1
₹1 था, कितना खरीद रहा था, सॉरी, जब ₹1 कीमत था तो 3 किलो खरीद रहा था, ₹1 कीमत था तो 3 किलो खरीद रहा था। लेकिन जब ₹2 हो गया तो ₹1 क्या करे, 1 किलो खरीदेगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मांग वक्र। मांग वक्र खींच दिया गया। अब चित्र 2 में x अक्ष पर वस्तु एक की मात्रा तथा y अक्ष पर वस्तु एक की कीमत रखा गया है और ऊपर के मांग तालिका से मांग वक्र खींचा गया है। जो ऊपर किया गया है उसी को क्या करें हम लोग शब्दों में लिख दिए हैं। मांग वक्र की जो सीमाएं हैं, यानी जो उसकी सीमाएं हैं, उसको यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि क्वेश्चन में जो अंत में कह रहा था, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इसकी सीमाएं की बात कर रहा था, मांग के नियम की सीमाएं। इसकी सीमाओं को अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अंत में लिख लेते हैं, तब आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मांग के नियम की व्याख्या को देखकर कहा जा सकता है कि इसकी मान्यताएं ही सीमाओं को इंगित करती है, जो कि निम्न है। अगर मांग के नियम आप पढ़ेंगे तो उसमें जो मान्यताएं हैं वहीं उसे क्या है, सीमाएं हैं। तो देखिए, जैसे कि मांग के नियम में मान्यता ये होता है कि उपभोक्ता के आय में कमी नहीं आना चाहिए, यानी कि जो ₹5 अगर आय है ना तो ₹5 ही आना चाहिए, अगर ₹4 नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आदत, रुचि एवं फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न मतलब वस्तु की उसी के जैसा दूसरा वस्तु नहीं होना चाहिए। वस्तुओं की मात्रा में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर 10 किलो है तो 10 ही किलो होना चाहिए, 8 किलो 5 किलो नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन हल्का था, मतलब आसान भी था। आप लोग अगर पढ़े रहते हैं तो इसको खींच दे सकते हैं। इसमें मेन चीज़ यही था कि इसको खींचा कैसे जाए, डायग्राम ये वाला मांग वक्र खींच गया, तो ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक जो भी मतलब क्वेश्चन हल हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा, और मिलते हैं तब तक अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।